अमरपुर गांव में केशव अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। केशव की पत्नी का देहांत कई सालों पहले ही हो गया था और अपनी पत्नी के निधन के बाद केशव पर अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी आ चुकी थी, जिस वजह से केशव बैलगाड़ी चलाकर अपने घर परिवार का पेट पाल रहा था। केशव के पास 2 बैल सिल्वर और गोल्डन थे, जिनसे केशव बहुत प्यार करता था, क्योंकि उनकी वजह से ही केशव की रोजी रोटी चल रही थी। एक रोज सुबह सुबह केशव अपनी बड़ी बेटी सुमन से कहता है, सुमन बेटा, खाना बन गया हो तो लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर अपने 2 अनमोल रतन के साथ मुझे काम पर भी तो जाना है। हाँ हाँ पिताजी, बस अभी खाना हो ही गया है, बस अभी लगा देती हूँ। पिताजी, आज मेरा 10वीं का एग्जाम है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी का अच्छे से एग्जाम हो जाए। हाँ हाँ, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम तीनों के साथ है। सुनिए पिताजी, आप तो उधर ही जा रहे हैं ना, छोड़ दीजिएगा बैलगाड़ी पर। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना पिताजी के साथ बैलगाड़ी पर स्कूल। कल मेरी दोस्त मुझे कह रही थी कि मैं बैलगाड़ी पर स्कूल आती हूँ और उनके पिताजी ने बाइक साइकिल से उन्हें स्कूल छोड़ते हैं, मैं अकेले ही पैदल चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। सुमन बेटा, तू मेरा खाना लगा दे ताकि मैं काम पर निकलूं। केशव सुबह ही अपने अनमोल रतन बैलों के साथ सिल्वर और गोल्डन के साथ काम पर निकल जाया करता है और कभी सामान पहुंचाकर पैसे कमा लेता तो कभी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज गांव का मुखिया केशव से उसके बैलगाड़ी पर अपने खेतों का अनाज ढुलवाता है और पूरे दिन मेहनत करवाकर शाम में केशव जब मुखिया से पैसे मांगता है तो मुखिया उससे पैसे देने से मना कर देता है। मालिक, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने सुबह से लेकर शाम तक आपके खेतों के अनाज ढोए हैं और आप कह रहे हो कि उसके कोई पैसे नहीं बने। अरे अरे, कल तक तो खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी खाता था, लेकिन अब तेरे पास बैलगाड़ी क्या आ गई? तुझे तो बहुत ही घमंड आ गया। अजी, देख रहे हो ना तुम्हारे नौकरों की कितनी जबान चल रही है, सर पे चढ़ के तांडव कर रहे हैं, और इसकी जुबान तो देखो कितनी चल रही है। नहीं नहीं मालकिन, आप गलत कह रही हैं, बल्कि मेरे दोनों बैलों ने तो मुझे पालने का जिम्मा उठा रखा है। अरे आप तो जानती हैं ना कि शांति के जाने के बाद मुझ पे 3 बेटियों की जिम्मेदारी आ गई थी, और भला मैं कमाऊंगा नहीं तो उन्हें क्या ही खिलाऊंगा? कल को मेरी बेटियों की शादी होगी तो कैसे करवाऊंगा? तो तू कहना क्या चाहता है कि तेरी बेटियों की शादी करवा दें? गोद ले लें क्या हम उन्हें? अरे भिखारी कहीं के, कल तक तेरी खड़े होने की औकात नहीं थी हमारे सामने, आज तू मालिक के सामने जुबान चला रहा है। मालकिन, आप मुझे बस मेरा पैसा दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। अरे अरे, इतना बोलने के बाद भी पैसा मांग रहा है? अरे नाच पीटो, कुलवीर, चंदन, कहाँ मर गए हो दोनों? जल्दी आओ इधर और इसकी इतनी धुनाई करो, इतनी धुनाई करो कि ये पैसा मांगने वापस ना आए, और इसको लाद देना इसकी बैलगाड़ी पर। मुखिया की पत्नी के कहते ही उसके आदमी केशव की पिटाई कर देते हैं और केशव हाथ जोड़ता रह जाता है, लेकिन मुखिया के लोग केशव को इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। अब केशव को वो लोग उसके ही बैलगाड़ी पर लाद देते हैं और केशव के दोनों अनमोल रतन अपने मालिक को लिए घर आते हैं। पिताजी, क्या हुआ आपको? आपकी ऐसी हालत किसने की? मुखिया के आदमी। दीदी, हमें पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, वरना उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वो ठीक से आग भी नहीं खोल पा रहे हैं। सुमन अब अपने पिता को बैलगाड़ी पर लिए हॉस्पिटल पहुंचाती है और अपनी मां के कंगन बेच अपने पिता का इलाज करवाती है। डॉक्टर भी केशव को कुछ दिन आराम करने को कहते हैं, क्योंकि मुखिया के आदमियों ने केशव का एक हाथ और एक पैर तोड़ दिया था, जिस वजह से अब केशव कुछ दिनों के लिए तो ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था। अब 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद ही केशव को घर लाया जाता है
मैं तुम तीनों पर बोझ हो गया हूँ। अब मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? आप दवा लीजिए और ये सब कुछ भी मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको अपने आप का ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ये सब मेरा ही कसूर है। ना मैं अपने मालिक से पैसे मांगने की जिद करता और ना ही उनके आदमी मुझे मारते। पिताजी, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। आज वो अपने पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यही कभी उन पर भी लौट कर आएगा। दीदी लेकिन हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैं करूंगी काम और सबका पेट पालूंगी, लेकिन तुझे और पायल को पिताजी का ध्यान रखना होगा। हाँ दीदी, हम रख लेंगे पिताजी का ध्यान और पायल का भी। मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगी, अभी तो वो खुद छोटी है। हे प्रभु, मेरी बेटियों को इतना मजबूर क्यों कर दिया? अरे मुझे बोझ बनाकर उनके ऊपर डाल दिया। अरे ऐसा दिन दिखाने से अच्छा होता कि तुम मुझे मार ही देता। पिताजी, क्या एक पिता ही अपने बच्चे को पाल सकता है क्या? बच्चे नहीं पाल सकते? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जहाँ मुझे तुम तीनों की जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए, तुम्हारी शादी के लिए पैसा जोड़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, वहाँ मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ। सुमन अब अगले ही दिन से अपने सिल्वर और गोल्डन के साथ काम पर निकल जाती है, जहाँ वो 2-4 लोगों को उनकी मंजिल तक छोड़कर कुछ पैसे कमाती है, लेकिन उससे अच्छे पैसे नहीं हो पा रहे थे। सुमन परेशान हो रही थी, लेकिन उसके मन में काम को लेकर कई सारे सवाल थे। अब एक रोज सुमन अपनी बैलगाड़ी से घर आ रही होती है, तो वो देखती है बाजार के बाहर जो खाने पीने की चीजों की दुकान है, वहाँ खूब भीड़ लगी हुई है। अरे वाह, यहाँ तो इतनी भीड़ लगी हुई है। इसका मतलब है खाने पीने की चीजों से अच्छी कमाई हो सकती है। अब सुमन जो पैसे कमाती है उससे वो घर का राशन लेकर घर पहुँचती है और खाना पीना बनाकर अपनी बहनों और अपने बीमार पिता को खिलाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज जब काम के लिए निकल रही होती है, तभी वो देखती है उसके 2 बैलों में से एक बैल की तबीयत बहुत खराब है और वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा। लेकिन सुमन को जैसे भी करके पैसा तो कमाना ही था, नहीं तो शाम का चूल्हा भी नहीं जलता। तभी सुमन के मन में खाने पीने की चीजों के बारे में आता है और वो अपने घर के बाहर ही पानी पूरी की दुकान लगा लेती है, क्योंकि सुमन को उसकी माँ ने पानी पूरी बनाना सिखाया था, जिस वजह से उसे पानी पूरी बनाने में दिक्कत भी नहीं आती। वहीं सुमन के घर के पास से ही लोग बाजार के लिए गुजरते थे और लोगों को जब सुमन बैलगाड़ी पर पानी पूरी बेचती हुई दिखती तो लोगों को बड़ी हैरानी होती। अरे क्या बात है बिटिया, बैलगाड़ी पर पानी पूरी की दुकान? अरे काकी, एक बार पानी पूरी खा कर तो देखो। एक बार जो खाओगे फिर रोज रोज आओगे। अरे ऐसी बात है तो 1 प्लेट लगा ही दे पानी पूरी। जरा मैं भी तो खाकर देखूं तुम बहनों की बैलगाड़ी वाली पानी पूरी। जब वो औरत सुमन के हाथों की बनी पानी पूरी खाती है तो उसे उसके पानी पूरी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही जो भी बाजार के लिए जाता वो सुमन के हाथों का पानी पूरी खाकर ही उसकी खूब तारीफ किया करता और धीरे धीरे सुमन की बैलगाड़ी पर ही पानी पूरी की दुकान का खूब नाम हो जाता है। आसपास की औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई सुमन की बैलगाड़ी पानी पूरी खाने आया करता था और सुमन की दुकान पर भी खूब भीड़ लगने लगी थी। दीदी अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे और ज्यादा समय तक आपके इस दुकान पर रहना होगा। हाँ, क्योंकि अब तो हमारी दुकान किसी एक के रहने से तो चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ तो इतने लोग आते हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों लोगों को पानी पूरी खिलाने का काम करेंगे और हमारी छुटकी पायल सबसे पैसे लेने का काम करेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो कुछ दिनों में पिताजी भी ठीक हो जाएंगे और उन्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, वो भी अपनी दुकान पर ही बैठे रहेंगे। हाँ, पिताजी को भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। बस बुरा समय तो जैसे भी निकल गया, लेकिन भगवान ऐसे बुरे दिन किसी को ना दिखाए। इस तरह तीनों बहनें बैलगाड़ी पानी पूरी की दुकान लगाती हैं और खूब नाम कमाती हैं, साथ में अपने पिता का भी खूब ध्यान रखती हैं। माही नाम की एक लड़की होती है जिसको उसकी माँ, पापा और उसका भाई बहुत लाड प्यार से रखते थे और उसके हर खुशी को पूरा करते थे। वो जब भी किसी भी चीज की मांग करती, उसके परिवार वाले उसकी मांग को खुशी खुशी पूरा करते थे और वो अपनी माँ पापा की
एक लौती बेटी थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन माही को अपने ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप पर जाना होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। अब उसको इस बात का डर होता है कि पता नहीं उसके मम्मी पापा उसे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। ऑफिस से घर आने के बाद वो अपने घर में अपने ट्रिप के बारे में अपनी माँ से कहती है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अपने ऑफिस के बारे में, लेकिन आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगी और मुझे मना भी नहीं करोगी उस चीज के लिए। अरे क्या बताना है बेटा, बोल ना, तुझे ऐसा भी क्या बताना है? आज तक हमने तुझे किसी चीज के लिए मना किया है क्या? अब बोल भी, क्या बात है? माँ, वो हमारे ऑफिस की तरफ से ना एक ट्रिप प्लान किया जा रहा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और मुझे वहाँ जाना है। 3 से 4 दिन का ट्रिप है, ऑफिस के सभी लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ देखो, मना मत करना, मेरा बहुत मन है। ठीक है, जा अपने पापा से बात कर ले, वही बताएंगे कि क्या करना है। अगर पापा से ये बात करनी होती तो क्या मैं आपको बोलती? मुझे पता है पापा को बस आप ही मना सकती हो और कोई नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बार तेरे भाई और पापा से बात करती हूँ। इतनी दूर तुझे कभी नहीं भेजा है तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं तेरे पापा से बात करती हूँ तो देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। माँ ऐसा मत कहो ना, मुझे पता है आप पापा को मना लेंगी और पापा आपकी बात भी मानते हैं। आप उन्हें अच्छे से समझा दोगी ना तो वो मान जाएंगे। लेकिन घर से दूर कभी भेजा नहीं है तुझे, और तू तो यहाँ से पास की दुकान तक भी नहीं गई, तो ट्रिप पर कैसे भेज देंगे? मैं तेरे पापा से बात करूँगी, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और शाम को माही के पिता महेश घर आते हैं और आकर अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी कमला चाय लेकर आती है और उनसे कहती है, सुनो जी, माही अपने ऑफिस के ट्रिप से बाहर जाना चाहती है, वो भी 2-4 दिन के लिए। ट्रिप तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो क्या उसे भेजूं उस ट्रिप पर? बहुत जिद कर रही है वो जाने की। ठीक है, इतना जिद कर ही रही है तो उसको जाने दो, और एक काम करना, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देना ताकि उसे वहाँ जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ी देर बाद कमला वहाँ से उठकर माही के कमरे में चली जाती है और उससे कहती है, माही मैंने तेरे पापा से बात कर ली है, वो तैयार हो गए हैं तुझे ट्रिप पर भेजने के लिए, और उन्होंने कहा है कि जब तू इतनी ही जिद कर रही है तो मैं तुझे भेज दूँ। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आपके बोलने से पापा मान ही जाएंगे, और अगर यही बात मैं उनसे बोलती ना तो वो कभी नहीं मानते इस बात को, और क्या पता मना भी कर देते। ऐसे ही समय बीतता है और अब अगले दिन सुबह माही अपने ट्रिप के लिए निकलने को तैयार हो जाती है कि उतने में ही उसका भाई पीयूष वहाँ आकर उससे कहता है, ध्यान से जाइयो और अपना ध्यान रखियो, और कोई दिक्कत हो ना तो हमें फोन करके बता दियो, और इधर उधर मत जाइयो, ऑफिस के ग्रुप के साथ ही रहियो, ठीक है? हाँ समझ गई, इतनी भी ना समझ नहीं हूँ मैं जो अपना ख्याल ना रख पाऊँ। भैया आप भी ना जाने दो अब। ऐसे ही समय बीतता है और अब कमला अपने बेटे पीयूष के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। तब तक माही भी अपनी ट्रिप को खत्म करके वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, कमला अपने बेटे पीयूष की शादी रीमा नाम की लड़की से करवा देती है। अब रीमा के घर आने के बाद रीमा की आज पहली रसोई थी और रीमा के हाथ के खाना खाकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रीमा की सास अपनी बहू के लिए बहुत महंगी साड़ी लेकर उसे देती है। रीमा साड़ी देख के बहुत खुश होती है। अब सारा घर दिन भर बस रीमा रीमा करते रहते थे। अब पीयूष भी अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। ऐसे ही समय बीतता है और ये सब अब देखकर माही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको लगने लगता है कि उसके भाभी के आ जाने के बाद जो प्यार उसके परिवार वाले के अंदर उसको लेकर था, वो सब उनकी भाभी ने छीन लिया है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन माही अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे लगता है ना अब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, सब बस दिन भर भाभी को ही पूछते रहते हैं, मैं कब आ रही हूँ, कब खा रही हूँ, किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता, बस दिन भर रीमा ये रीमा वो, इसके अलावा तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अरे माही तू ये कैसी बातें कर रही है? वो तेरी भाभी हैं और वो तेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती हैं, और वो भी सिर्फ तेरा ही नहीं बल्कि पूरे घर का कितने अच्छे से ख्याल रखती हैं। उनके आने के बाद मुझे घर का एक भी काम नहीं करना पड़ता। तुझे भी इतना प्यार करती हैं, तेरा लंच बॉक्स तैयार करते हैं ऑफिस का, कपड़े प्रेस करती हैं। अगर हमने उससे थोड़ा सा प्यार कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने तेरा प्यार छीन लिया।
रहने दो माँ, आपकी आंखों पर ना सीमा के नाम की पट्टी लगी हुई है, जिस वजह से आपको सिर्फ वही अच्छी लगती है और मैं नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और अब कमला अपनी बेटी की शादी विवेक नाम के लड़के से करवा देती है और विवेक शादी करके माही को अपने घर लेकर आ जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और माही शादी के बाद अपना पूरा घर संभाल लेती है, लेकिन उसकी सास सरला उसके किसी भी काम को ना तो अच्छा बोलती है और ना ही अपने बहू को पसंद करती थी और पूरा दिन उससे काम ही करवाती रहती। माही चुपचाप अपनी सास की हर बात ऐसे ही मान जाया करती। एक दिन माही कपड़े धो रही होती है कि इतने में उसकी सास सरला वहाँ आकर उसे और कपड़े देते हुए कहती है, ये ले, ये सब भी धोकर रख दे और इसके बाद खाना बना लियो। पता नहीं कितनी देर बाद खाना मिलेगा, भूख लग रही है। ये सब देखती हुई माही की ननद राधा वहाँ आती है और अपनी भाभी को काम करता देख उनसे कहती है, भाभी इतने सारे कपड़े आप कैसे धो पाओगी? हटो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे तू क्यों धोएगी कपड़े? तू चल यहाँ से, तू आराम कर, तेरे से नहीं होगा ये सब, बहू कर लेगी। मम्मी, जब मैं नहीं कर पा रही हूँ तो अब भाभी अकेले कैसे धो पाएगी? इतने सारे कपड़े कोई नहीं धो पाएगा। एक दिन में ही आपने भाभी को इतने सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए हैं। इतने में माही की ननद राधा कपड़े धोने लग जाती है और माही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि उतने में माही की ननद राधा अपनी भाभी को रोता देखकर उसके पास जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस अपनी माँ को और अपनी भाभी को याद कर रही थी। आज मुझे बस उनके बारे में सोचकर रोना आ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सब ठीक तो है वहाँ पर? आप रो क्यों रही हो? आप बताओ तो पहले, क्या हुआ? क्या आप माँ के ऐसे व्यवहार की वजह से रो रही हो? भाभी, आप उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, मैं हूँ ना आपके पास। आपको कुछ भी बोलना हो आप मुझे बोल देना। राधा की ये बात सुनकर माही को अब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि वो भी एक ननद है और वो अपनी भाभी के लिए कैसी सोच रखती है और वो फिर राधा से कहती है, आज मुझे तुम्हारी बात सुनकर ये एहसास हुआ कि मुझे भी अपनी भाभी को ऐसे ही समझना चाहिए था और मैंने हमेशा उनको भला बुरा कहा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी भाभी मुझसे मेरे माँ बाप का प्यार छीन रही है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि हर एक औरत को एक अच्छी सास और एक ननद मिलनी चाहिए जो उसे समझ पाए। ऐसे ही अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों के साथ सीखकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगती है। कुंती अपनी बहू तान्या और बेटे सूरज के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। कुंती एक मजदूर औरत थी और उसकी बहू काम करने एक फैक्ट्री में जाया करती। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उनके घर आती है और उनसे कहती है, कुंती जी, क्या आप वृंदावन चलना चाहोगी? मैं जा रही हूँ, अगर आपकी भी इच्छा जाने की हो तो बताना, मैं ले चलूंगी। जाने का मन तो बहुत है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर गोविंद का बुलावा आया तो हम जरूर जाएंगे। बुलावा आता नहीं है, खुद से मन बनाकर जाना पड़ता है। अगर भक्त चाहे तो बिन बुलावे के भी गोविंद के दर्शन कर ले। मन तो होना चाहिए, लेकिन हाथ में कुछ पैसे भी तो होना जरूरी है, जिसके सहारे हम वृंदावन जा सके। बिना पैसे के हम यहाँ से वहाँ कैसे जा सकते हैं? अब आप ही बताओ, हम कैसे वृंदावन जाएं? देखो कुंती बहन, अगर मन में श्रद्धा है तो आप कैसे भी अपने गोविंद के पास पहुँच जाएंगी। दिल में श्रद्धा रखिए, सब होगा अच्छे से। बस उनकी ही आज्ञा का इंतजार कर रही हूँ। जब उनका बुलावा आएगा हम खुद ही दौड़े चले आएंगे उनके दर्शन के लिए। कुंती को बहुत पहले से ही वृंदावन जाने का मन होता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो जा नहीं पाती। कुंती और कमला को बातें करते हुए कुंती की बहू तान्या उनको सुन लेती है और शाम को जब सूरज काम से घर लौट रहा होता है तभी तान्या अपने पति से कहती है, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। पहले ही बता दूं, आपकी बहुत गलत आदत है, जब भी मैं बात करती हूँ आप उठकर चले जाते हो। ठीक है बाबा, कहो, मैं कहीं उठकर नहीं जाऊंगा। कहो क्या कहना है तुम्हें? मैं चाहती हूँ माँ जी को हम दोनों मिलकर वृंदावन ले जाएं। उनका बहुत मन है वृंदावन जाने का। पता है, आज कमला चाची आई थी और वृंदावन जाने का पूछ रही थी माँ जी से। अच्छा, फिर माँ ने उनसे क्या कहा? माँ जी ने कहा जब गोविंद का बुलावा आएगा तब चली जाऊंगी। हाँ, ठीक तो कहा माँ ने। जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कैसे जाएं?
वैसे भी जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आता तब तक वहाँ कोई जाता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी तो जा सकती थी ना माँ जी, लेकिन नहीं गई। बोलने लगी बुलावा नहीं आया है। फिर कमला चाची बोली कि मन हो तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। मन की बात नहीं होती यार। वैसे भी हमारे खर्च वगैरह करने के बाद आखिरकार पैसे बचते ही कहाँ हैं, इसलिए हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। देखते हैं, जब बुलावा आएगा तब मैं माँ को वृंदावन जरूर भेजूंगा। मैं लेकर जाऊंगी माँ जी को, कैसे भी हो उनको वृंदावन लेकर ही जाऊंगी और गोविंद के दर्शन करवाऊंगी। तानिया को अपनी सास की उदासी इतनी खल गई कि वो अब बस अपनी सास को वृंदावन भेजने की तरकीब सोचने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कमला वृंदावन से लौटकर कुंती के घर प्रसाद लेकर आती है। क्या हुआ कुंती बहन, काम पर नहीं गई क्या आज? और क्या हो रहा है जिंदगी में, सब ठीक तो है ना? और हाँ, ये लो प्रसाद। वहाँ जाने का सौभाग्य तो नहीं है शायद, इसीलिए वहाँ के प्रसाद से ही अपना मन शांत करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा बुलावा आएगा तब तुम चली जाना, तब तक इंतजार कर लो भगवान का नाम लेकर। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ तान्या चाय लेकर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसमें सौभाग्य की क्या बात है? मैं आपको वृंदावन भेज कर ही रहूंगी या फिर मैं खुद आपको वृंदावन ले जाऊंगी, यही मेरा आपसे वादा रहा। बहू, तू इतना पैसा कहाँ से लेकर आएगी वृंदावन जाने के लिए? पैसों की जरूरत होती है, खाली हाथ हम कब तक और कहाँ तक पहुँच पाएंगे? माँ जी, आप ये सब मत सोचिए, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, बस आप इंतजार करो कब कैसे किस वक्त बुलावा आएगा और हम अपना वृंदावन का सफर तय करेंगे। वाह कुंती जी, आपकी बहू बहुत अच्छी है। ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। बहू तो अपने सास को ज्यादा ना सही, लेकिन वृंदावन घुमा ही दे। जी चाची जी, मेरा तो अब सपना हो गया है कि माँ जी को वृंदावन लेकर जाऊँ। हम गरीब लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं और मन के विश्वास को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बहू, तुमने सही कहा ये बात। और कैसे ले जाओगे अपनी सास को वृंदावन? जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को लेकर गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपनी माँ जी को अपने सर पर बिठाकर लेकर जाऊंगी वृंदावन। नहीं बहू नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू पागल हो गई है क्या जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? माँ जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना आखिरी महीने तक, इसीलिए मैंने सोचा है दर्शन करवाने के लिए मैं आपको अपने सर पर बिठाकर लेकर जाऊंगी वृंदावन तक। ये लड़की पागल हो गई है कमला, इस पागल को ऐसा करना सही नहीं है। इतने लंबे रास्ते कैसे तय करेगी, वो भी मुझे सर पर बिठाकर? सूरज कहाँ है? मैं अभी उसे ये सारी बातें बताती हूँ, तभी तुझे समझ आएगा। उसको मैंने बाहर किसी काम से भेज दिया है, मुझे मालूम था आप ऐसा ही कुछ करेंगी। माँ जी, हम गरीब है, ट्रेन की या बस की टिकट नहीं ले सकते हैं, तो क्या पैदल यात्रा भी नहीं कर सकते हैं? पैदल यात्रा में कोई पैसे नहीं लगेंगे। तानिया की बात सुनकर कुंती और कमला दोनों उसको देखते रहते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुंती भी अपनी बहू के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाती है और तान्या अपनी सास को सर पर बिठाते हुए अपनी पड़ोसन कमला से कहती है, चाची जी, माँ जी को लेकर जा रही हूँ, आप हमारे घर का ख्याल रखिए। वो क्या है ना, इस घर के अलावा दूसरा घर नहीं है हमारे पास। जा बहू, तू निश्चिंत होकर, यहाँ तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे पीछे इस घर का पूरा ख्याल रखूंगी। बस जैसे जा रही है वैसे ही सही सलामत वापस भी आ जाना। आपका ही आशीर्वाद चाहिए चाची जी। अगर सूरज जी आ जाए तो उनको बता देना, वरना खामाखाई हमारी चिंता करेंगे। हाँ, अब ले जा तो अपनी सास को वृंदावन दर्शन करवा ले आ। कुंती जी कितनी भाग्यशाली है, एक श्रवण कुमार थे उस युग में और इस युग में उनका दूसरा रूप देखने को मिला। कमला चाची, चलती हूँ। चले माँ जी, डरना मत, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए, आपकी बहू में बहुत जान है। हाँ मेरी पहलवान बहू, मुझे पता है तेरे अंदर बहुत जान है। भले ही तू दिखने में तगड़ी ना हो, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। माँ जी, आप ऐसे ही बातें करते हुए चलेंगी तो सफर चुटकी बजाते ही कट जाएगा। बस आपका साथ चाहिए मुझे। अब तानिया अपनी सास को लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और तानिया अपनी सास को लेकर वृंदावन सुबह सुबह ही पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर देखती है कि सारे मंदिर खुले हुए थे। तभी तान्या अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, वृंदावन आ गए हम, देखिए दर्शन के समय पर पहुँचे हैं हम एकदम। हाँ बहू, बस तेरी ही वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ,
मेरा जीवन धन्य हो गया है तुझ जैसी बहू पाकर। अब मुझे नीचे उतार दे। तानिया कई लोगों की मदद से अपनी सास कुंती को नीचे उतारती है और दोनों बांके बिहारी जी के मंदिर जाती हैं। वहीं से 500 मीटर की दूरी में ही निधि वन, वो वहां भी जाते हैं। फिर वहां से रंगनाथ जी के मंदिर भी जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक मंदिर में बैठकर खाना पीना खाती हैं। तभी कुंती तानिया से कहती है, बहू, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अगर मैं बुलावे के भरोसे रहती तो शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। माँ जी, अभी तो बस हम यहाँ आए हैं, हमें और भी जगह घूमने जाना है। रात को हम इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जाएंगे, वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है माँ जी। लेकिन बहू, रात को हम कहाँ रुकेंगे, ये तो तूने सोचा ही नहीं। तू बहुत थक भी गई है, तुझे आराम की जरूरत है। माँ जी, अब तो घर जाकर ही आराम करूँगी। अब चले इस्कॉन मंदिर के लिए, वहाँ से प्रेम मंदिर चलेंगे फिर हम। तान्या अपनी सास को लेकर शाम तक इस्कॉन मंदिर पहुंच जाती है। फिर वहां से प्रेम मंदिर के लिए निकल पड़ती है। सभी जगह के दर्शन करने के बाद तान्या अब अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और अगले दिन अपने घर सही सलामत पहुंच जाती है। सुबह का समय था। आरव गहरी नींद में अपने बेड पर सोया होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन उठाकर बोलता है, किसको इतनी सुबह सुबह मौत आ रही है यार, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आरव, मेरी क्यूटी पाई। कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? उफ, ऐसा कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना बोलकर वो फोन रखने ही वाला होता है कि तभी वो अनजान आवाज बोलती है, ओ, तुम तो नाराज हो गए। चलो इस बार तुम्हें माफ किया। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो कौन तुम? अब उठ भी जाओ, 2 दिन से तुमने एक ही टी शर्ट पहनी हुई है। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हारी सीक्रेट लवर। बाय। ये बात सुनकर आरव अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बेचैनी में इधर उधर देखने लगता है। जिसके बाद वो अपने फोन को टेबल पर रखकर तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है, जहां उसका दोस्त अंश उसका इंतजार कर रहा होता है। ओए, तू मेरा असाइनमेंट तो लेके आया है ना? ओह शिट यार, सॉरी यार, मैं भूल गया। रात तक तो याद था, पता नहीं सुबह कैसे माइंड से स्किप हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब आज तो मेरी लगने वाली है। अरे यार, आज लास्ट डेट थी सबमिशन की और अब तो तेरी वजह से मुझे पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे। क्या यार? यार सॉरी, वो सुबह किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था तो उसकी वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई नहीं, कल अपन हर्षिता के साथ कॉफी पीने चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तू अपनी बंदी के साथ मजे से कॉफी पिएगा और मैं क्या वहाँ भुट्टा चीलूंगा? मुझे नहीं जाना कहीं। ओ साले, तू चल तो सही, तेरा भी जुगाड़ कर देंगे। इतना बोलकर दोनों क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों एक कैफे में बैठकर हर्षिता का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में हर्षिता अपनी फ्रेंड तनीषा के साथ में वहाँ आती है, जिसके बाद आरव बोलता है, हर्षिता, यू आर लुकिंग सो नाइस। कभी कुछ नया भी बोल लिया करो। हेलो अंश, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। आई एम गुड। ये तुम्हारी फ्रेंड तनीषा है ना? आरव ने बताया था इनके बारे में, ये सच में बहुत सुंदर हैं। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जिसके बाद चारों मिलकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से तनीषा सबसे पीछे चल रही होती है कि तभी रास्ते में एक बाइक पर एक चोर तेजी से आता है और तनीषा का बैग छीनने लगता है। जब तनीषा बैग नहीं देती तो चोर उसके हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और चाकू लगने की वजह से तनीषा वहीं गिर जाती है। जिसके बाद तीनों उसके पास आते हैं और आरव उसे पकड़कर बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथों में तो ब्लीडिंग हो रही है। तुम दोनों घर जाओ, मैं तनीषा को घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। आरव प्लीज तनीषा को सेफली घर ड्रॉप कर देना और अपना भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अंश और हर्षिता वहाँ से चले जाते हैं और आरव तनीषा की चोट को अपने रुमाल से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में बिठाकर टैक्सी में उसके घर तक ड्रॉप करता है
और तनीषा बोलती है, थैंक यू आरव, यहाँ तक आने के लिए। अब दोस्त हूँ तो क्या इतना भी नहीं कर सकता? अब तुम अंदर जाओ और एक पेन किलर ले लेना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। अब मुझे भी चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन जब आरव अंश के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है, हेलो, कौन? हाय हैंडसम। तुमने फिर कॉल किया? अरे कहना क्या है तुम्हें? आज बहुत चार्मिंग लग रहे हो इस ब्लू शर्ट में। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मुझे जानती कैसे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बस बस रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ। देखो मिस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो आप मुझसे ऐसे मीठी मीठी बातें करना तो बंद कर दीजिए, समझे? हर्षिता नाम है ना उसका। वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि तुम किसी के पटे पटाए माल को अपना बनाना चाहती हो। देखो, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें, पर फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाइफ में कभी मुझे कॉल नहीं करोगी। हेलो हेलो। वो बोल ही रहा होता है कि तभी कॉल कट हो जाती है, जिसके बाद वो खुद से बोलता है, अजीब भला है यार, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाने लगी है। हे भगवान, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा करना। अरे इतना ही परेशान है तो इसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देता? सिंपल, और फिर तेरी टेंशन खत्म। अरे यार, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर ये कम थोड़ी है जो अलग अलग नंबर से कॉल करती है और खुद को मेरा सीक्रेट लवर बताती है। इतना बोलकर आरव वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो अनजान लड़की आरव को ऐसे ही बार बार कॉल करके प्यार से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो उसका कॉल आता है और आरव बोलता है, कहो मेरी सीक्रेट लवर, आई नो कि अब तुम कहोगी कि मैं ग्रीन शर्ट में बहुत मस्त लग रहा हूँ और आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा हूँ। मुझे मेरे ही बारे में बताकर क्या प्रूफ करना है तुम्हें कि तुम मेरे एक एक पल की खबर रखती हो? बहुत हो गया ये फोन पर बातें करना। अगर तुम मुझे सच में चाहती हो ना तो अभी मेरे सामने आओ। बस करो, एक सांस में कितने सवाल पूछोगे? इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की? कहीं मुझसे बात करते करते तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ओ सीक्रेट लवर, मैं कोई रोमांटिक फिल्म का हीरो नहीं जिसे बिना देखे बस तुम्हारी आवाज से प्यार हो जाए, समझी? मुझे तो बस ये जानना है कि तुम मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर क्यों पड़ी हो। तुम कितने फनी हो यार। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तुम 2 दिन बाद मुझे कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और 2 दिन बाद आरव उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। कुछ देर बाद में वो देखता है कि सामने से तनीषा आ रही होती है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये ही तो। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है और आरव तुरंत वहाँ जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों को इस हालत में वहाँ पहले से ही मौजूद हर्षिता देख लेती है और गुस्से में बोलती है, वाह, सही कहा है किसी ने, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, एक नंबर के कमीने और धोखेबाज। अगर वो अनजान कॉल नहीं आता मुझे तो ये सब कभी पता नहीं चलता। आरव, आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना, समझे? हर्षिता, मेरी बात तो सुनो। हर्षिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद तनीषा आरव से बोलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं तो यहाँ हर्षिता से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी आरव। तनीषा की बात सुनकर आरव को अजीब लगता है और जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसका फोन बजता है और वो समझ जाता है कि ये उसी सीक्रेट लवर का कॉल है, जिसके बाद वो कॉल को कट करके फिर से उस नंबर को डायल करता है तो उसे अपने आसपास ही फोन की रिंग सुनाई देती है, जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि ये आवाज तो एक पेड़ के पीछे से आ रही है और वहाँ से
बस लड़की के बाल ही दिख रहे होते हैं, जिसके बाद वो पास जाकर बोलता है, हेलो मेरी सीक्रेट लवर। देखा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात सुने बिना ही तुमसे ब्रेकअप करके चली गई। वो जैसे ही पीछे पलटती है तो आरव उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही थी। वो अपने सामने उसे देखकर डर जाती है और बोलती है, देखो आरव, मुझे गलत मत समझो, ये सब मैंने बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया था। कुछ मत बोलो, तुम्हारी ये सफाई तुम्हारे किए को छुपा नहीं सकती। अब मैं बस यही कहूँगा कि तुमने बहुत गलत किया है। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है और फिर कभी किसी अननोन नंबर से आए कॉल को रिसीव ही नहीं करता। शिप्रा एक बिगड़ी हुई मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता प्रेम प्रकाश ने उसे सुधारने के लिए अपने दोस्त के देसी बेटे मोहन से उसकी शादी करवा दी, जो पूरे तरीके से मिट्टी से जुड़ा हुआ था। शादी के अगले दिन शिप्रा क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर रेडी होती है और टिफिन देते हुए बोलती है, ये लीजिए अपना टिफिन, और हाँ, शाम को आपको मेरे साथ घूमने बाहर जाना है, और ये कपड़े मत पहनना, तब कुछ और पहनना। पहले वो सब छोड़ो, ये तुम कहाँ पहन कर आई हो? शादी के बाद औरतें साड़ी पहनती हैं और तुम ये पतली पतली टांगे दिखा रही हो हमें। ये जीन्स पहनकर जाकर साड़ी पहनो। अरे मुझे नहीं आती साड़ी पहननी, मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं आती तो तुम्हें हम सिखा देंगे, ऐसे तो हम तुम्हें बाहर नहीं लेकर जाएंगे। देखिए मोहन जी, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं नहीं लपेटूंगी वो थान। देखो नहीं आता तो आदत डालो, बाहर जाना है तो साड़ी पहनकर ही जाना है, भले ही घर में तुम ऐसी रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है मोहन जी। मोहन अपना टिफिन लेकर दफ्तर चला जाता है। कुछ देर बाद शिप्रा रसोई से खाना लाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद मोहन को बुलाती है। मोहन जी, मोहन जी, आ जाइए, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। ठीक है, तुम एक चटाई लाओ जब तक। पर क्यों? अरे तुम लाओ तो सही। मोहन के इतना कहने पर शिप्रा उसे चटाई लाकर देती है और पूछती है, अब तो बता दीजिए कि आपने ये क्यों मंगवाई है? वो का है ना, 3-4 दिन से हम तुम्हारे लिए ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उस कुर्सी पर बैठकर हमारी कमर बहुत दर्द हो रही है, इसलिए आज हमने सोच लिया है कि हम इस चटाई पर बैठकर जमीन पर दोनों साथ खाना खाएंगे। चलो आओ, तुम बैठो। मोहन जी, जमीन पर बैठ के खाना कैसे खाऊं? ना बाबा ना, मैंने कभी नहीं खाया ऐसे खाना, और ना ही मैं खा पाऊंगी। अरे एक बार खाए कर तो देखो, जमीन पर मेरे साथ बैठो और ऐसे तो करो मत। बचपन में जमीन पर ही तो घुटने से चला करती थी कि ससुर जी ने आसमान खरीद कर दिया था बेटी को। मेरे पापा ने बचपन में मुझे आसमान नहीं दिया, लेकिन हाँ, जब से मुझे अकल आई है ना, तब से मैंने तमीज से रहना शुरू कर दिया था। तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बीवी हो ना, मेरी बात मानो। ये बीवी क्या होता है? वाइफ बोलो यार। पापा ने भी पता नहीं कैसे देसी से लड़के से मेरी शादी करवा दी। तुमसे तो देसी घी के बिना रोटी नहीं खाई जाती, और मुझे देसी घी देख के उल्टियाँ आती हैं। मेरी घी की रोटी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ, मजा नहीं आएगा फिर। मोहन की बात सुनकर शिप्रा उसके साथ चटाई पर बैठकर खाना खाती है। मोहन को हाथ से खाना खाते देखकर वो नाक सिकोड़ती है और कुछ देर बाद में मोहन बोलता है, भर गया मेरा पेट, कितने दिनों बाद अच्छे से खाया है। अच्छा सुनो, अब से रोज हम सुबह शाम जमीन पर ही बैठकर खाएंगे। क्या? नो 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 नेवर, मैं नहीं खाऊंगी जमीन पे बैठकर। अरे कुछ दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और हाँ, कल खाने में तुम्हारे हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा, तो ध्यान से बनाना, मक्का की रोटी बहुत देर में बनती है। शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये मुझे अपनी तरह देसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं कोई गांव की आई हुई गवार हूँ। पता नहीं क्या बनाने को बोल रहा है, और मैंने तो कभी खाया भी नहीं है। इस तरह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो उसको चाय नाश्ता देती है। मोहन कप की चाय को प्लेट में सुड़-सुड़ करके पीता है, जिसकी आवाज सुनकर शिप्रा बोलती है, मोहन जी, ये कैसे चाय पी रहे हैं आप? इतनी आवाज करके कौन पीता है? अब तुमने चाय ही इतनी बढ़िया बनाई है कि क्या बताएं, मजा ही आ गया। तुम भी पियो। मुझे नहीं पीनी, आप ही पियो। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ी देर शांति से शॉर्ट्स पहन कर रहूंगी। शिप्रा मोहन के जाने के बाद शॉर्ट्स पहनकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ करती है। धीरे धीरे शिप्रा घर के सारे कामों को खत्म करती है
और सो जाती है। शाम को मोहन घर आता है और उसे जगाता है, लेकिन वो नहीं उठती और जोर से उसके कान के पास चिल्लाकर मोहन बोलता है, अटेंशन, वंदे मातरम शुरू करेंगे, शुरू कर। नींद में मोहन की बात सुनकर वो झटके से खड़ी होती है और बोलती है, वंदे मातरम। अरे मोहन जी, आप आ गए। और ये क्या तरीका होता है किसी को उठाने का? अरे 2 वक्त हो रहे हैं, ऐसे भी कोई सोता है का? और ई का छोटा छोटा कच्छा पहना है, हमें शर्म आ रही है, जल्दी कुछ पहनो। मोहन जी, जो आप सोच रहे हैं ये वो नहीं है। अपनी आंखें खोल के देखिए, ये शॉर्ट्स हैं। चोट? कहाँ है चोट? कहाँ लगी तुम्हें? हमें दिखाओ। मोहन जी, चोट नहीं, शॉर्ट्स जो मैंने पहना है वो। अच्छा वो सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगा दो। मोहन की बात सुनकर शिप्रा चटाई पर खाना लगाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अचानक से शिप्रा का कॉलेज फ्रेंड मार्टिन आता है, जिसे देखकर वो हैंडशेक करती है और मोहन को बोलती है, मोहन जी, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड मार्टिन है, इससे मिलिए, ये बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? मोर्टिन? जो मच्छरों को मारता है वही नाम है इसका, मोर्टिन? मतलब तू बेचारे उन मच्छरों को मारता था, हत्यारे कहीं के, बेजुबान मच्छरों को मारा। शिप्रा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शिप्रा, दिस इज सो डिस्गस्टिंग, लीव मी मोहन। सॉरी मार्टिन, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। वी आर वेरी सॉरी। मोहन जी आप चलिए, आप इसे गलत समझ रहे हैं, छोड़िए। साला हम सब समझते हैं, ये मॉडर्न दोस्त हमारी बीवी पर नजर डाल रहा था, ये तुमको हमसे दूर कर देता, फिर हमरा का होता। मोहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शिप्रा का जन्मदिन आता है और मोहन सुबह उठकर अपने हाथ से उसे चाय बनाकर देता है और बोलता है, बीबी उठो, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। आज तुम्हारा वो क्या कहते हैं, जन्मदिन को, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मोहन जी, आप मेरे लिए चाय बना कर लाए। अरे बीबी, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। सच में? दिखाइए ना मुझे। ना ना, पहले तैयार होकर आओ जब। और हाँ, इस साड़ी लाया हूँ, इसको ही पहनना। शिप्रा तैयार होकर आती है और बोलती है, अब दिखाइए। अरे बीबी, तुमने ये कैसे साड़ी बांधी है? साड़ी खुल गई, शुक्र है घर में हो अभी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, फिर तुम खुद पहनना। ठीक है मोहन जी। मोहन इतना बोलकर उसे साड़ी पहनाता है और उससे आंखें बंद करने और हाथ आगे करने को बोलता है। तभी शिप्रा एक्साइटेड होकर बोलती है, मोहन जी जल्दी कीजिए ना, डायमंड रिंग दोगे आप? आंखें खोलो अब अपनी। अरे रुको, थोड़ा सब्र तो करो। इतना बोलकर मोहन शिप्रा के हाथ में एक बड़ा सा पपीता रखता है। ये देखकर शिप्रा बोलती है, पपाया? राम राम ससुर जी। ससुर जी? अरे ससुर जी तो आए ही नहीं, कहाँ है तुम्हारे पापा? अरे मोहन जी, ये पपाया, पपीता क्यों दिया है मुझे? अरे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे खाओगी तो तंदुरुस्त रहोगी, शरीर में खून बढ़ेगा। ई लो, इसे काटने के लिए चाकू भी लाया हूँ, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। उस फालतू गिफ्ट, आईफोन, रिंग, नेकलेस, ये सब कौन दे, किसी काम में भी नहीं आता ये सब। लेकिन पपीता खाओगी तो तुम्हारे गोरे गोरे गालों पर पिंपल भी नहीं होंगे। आपसे गिफ्ट की उम्मीद करना ही बेकार है मेरा। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे यहाँ पर, मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आना। अरे बेबी रुको, मेरी जान शिप्रा, लगता है बर्थडे के दिन ज्यादा ही नाराज कर दिया। शिप्रा मोहन से नाराज होकर अपने मायके जाती है और उसके पापा सवाल जवाब करते हैं, लेकिन शिप्रा बात को टाल देती है और खुद से बोलती है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा पति देसी है या विदेशी, रहना तो मुझे उसी के साथ है ना, एटलीस्ट चलो देर से ही सही, लेकिन वो मुझे समझेगा। लेकिन नहीं, आज के दिन भी मेरे लिए तोहफे में क्या लाया, पपीता। अरे उससे तो प्यार की उम्मीद करना ही बेकार है, मैं ही पागल बनी बैठी थी। शिप्रा उदास मन से जब खाना खाती है तो उसे टेबल पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता और वो जमीन पर बैठकर मोहन की तरह हाथ से खाती है। पानी भी पीती तो सिर्फ मटके का। उसके पापा उसे दाल रोटी खिलाते तो वो बोलती है, पापा मुझे ये खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे साग और मक्के की रोटी चाहिए। बेटा, आज तूने ये कैसे खाने की जिद कर दी, कभी नहीं खाती तू तो ये।
बस पापा मेरा मन कर रहा है, खिला दो ना। ठीक है, मैं तेरे लिए लाता हूँ। और ये जमीन पर क्यों बैठी है बेटा? ये तेरा अपना घर है, साड़ी की जगह कुछ और पहन ले। वैसे नहीं पापा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, क्योंकि ये मोहन जी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। मैं उन्हें क्यों याद कर रही हूँ? मुझे पता है तू उदास है, मोहन को याद कर रही है ना। अब तुझे उसके तौर तरीके से रहने की आदत हो गई है, इसीलिए जमीन पर बैठ रही है। जो तूने आज तक कभी नहीं मांगा, कभी नहीं खाया, वो तू आज कर रही है। ये भारी भरकम साड़ी भी। अब तू भी अपने पति की तरह देसी हो गई है, तुझे उसकी आदत हो गई है। जा उसके पास, वो भी बहुत परेशान और उदास होगा तेरे लिए। आपको कैसे पता चला पापा? एक बाप अपने बच्चे की सारी तकलीफ बिना कहे समझ सकता है। अब ज्यादा देर मत कर, उसके पास जा। ठीक है पापा। शिप्रा अपने पापा की बात सुनकर उसी दिन मायके से लौट जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है, मोहन बोलता है, अरे अब कौन है? आपकी बीवी आई है। मोहन उसे देखकर खुशी से गले लगा लेता है और शिप्रा भी उससे माफी मांगती है और देसी स्टाइल में हलवा खाकर अपना बर्थडे मोहन के साथ सेलिब्रेट करती है। साथ ही उसके साथ देसी स्टाइल में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।